हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए कक्षा 10 की भारत संसाधन एवं उपयोग जो पुस्तिका है, इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इतिहास की दुनिया यानी कि कक्षा 10th की इतिहास थी, उसका हम लोग एक ही शॉर्ट में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखा था, उसी तरह से ये भारत का भूगोल भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर जो बच्चा अभी तक इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, सेशन चला है, उसको नहीं देख पाया है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देखने के बाद ज़रूर से देखिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कम समय में हम लोग पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी समय वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वह है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या है दोस्त? कोयला, जो पहला ही क्वेश्चन अपना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना? अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या फिर अजैव संसाधन है। तो याद रखना है, कोयला जो अपना है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस तरह का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपका ऑप्शन है मानवकृत, बी ऑप्शन है पुनः पूर्तिजोग, तीसरा ऑप्शन है अजैव और चौथा ऑप्शन है अचक्रीय। तो याद रखना है दोस्त कि जो सौर ऊर्जा है पुनः प्रतिजोग है, यानी कि इसको दोबारा से हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या दोस्त? अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर या डी 250 नैनोमीटर, है ना? तो आपको याद रखना है कि 250 नैनोमीटर तक के क्षेत्र को, यानी समुद्र तट से 250 नैनोमीटर तक के क्षेत्र को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, इस चीज़ को बताना है ना? पहला ऑप्शन जो है संसाधन संग्रह से, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों के नियोजित विदोहन से, तीसरा ऑप्शन है संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो याद रखिएगा, डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था का संबंध है वो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। किससे है सर? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कौन संपदा? राष्ट्रीय संपदा। तो याद रखना है दोस्त, जो 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। ठीक है, कहाँ से? समुद्री तट से जो 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय संपदा का क्षेत्र होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरह से अपना पहला अध्याय समाप्त होता है। चलिए, दूसरा अध्याय जो हम लोग देख रहे हैं वो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना दोस्त? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है? वन उन्मूलन है, या गहन खेती है, या पशुचारण है, या फिर क्या है? अधिक सिंचाई। तो याद रखना है दोस्त, अधिक सिंचाई जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था क्या था? अधिक सिंचाई था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ना दोस्त? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? तो याद रखना है, बिहार का मैदानी क्षेत्र नहीं बल्कि उत्तराखंड। बहुत बच्चा यहाँ बिहार का मैदानी क्षेत्र सोच रहा होगा, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है ना? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से
कहाँ है? तो याद रखना है दोस्त, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्त? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन है? बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फास्फोरस है? तो जो भी हम किसान भाई लोग हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मेढक को, जोंक को खेत में समाप्त करने के लिए एंड्रीन का उपयोग करते हैं, है ना। किस चीज़ का उपयोग करते हैं? एंड्रीन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सैकड़ों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। क्या है सर? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद होना चाहिए दोस्त, काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मृदा है। क्या है सर? रेगुर मृदा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन में मज़ा आ रहा है, अगर इस तरह का सेशन आपको चाहिए तो वीडियो में यस लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमको पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यस लिख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है, बृहत रूप से जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं? तो दोस्त नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5, 95.5, 96% या फिर 96.6%? तो याद रखिएगा सर, लगभग 95.5% जो जल होता है वो समुंदर में निहित है। 95.5 और कोई बुक में 96.6 भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आगे है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्त, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है? तो याद रखना है दोस्त, पंडित नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है, भारत का मंदिर कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। वह स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होता है ना दोस्त। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो याद रखना है सर कि लगभग 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। कितना प्रतिशत सर? 65% निहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार में अति जल दोहन से किन तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है या क्लोराइड या फिर आर्सेनिक या फिर लौह का? तो याद रखना है दोस्त कि बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का, है ना, आर्सेनिक का जो क्या बोलते हैं, बिहार में अति जल दोहन से फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोराइड का। ठीक है, फ्लोराइड आर्सेनिक में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन फ्लोराइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि भारत में क्या है दोस्त, कि भारत में 2001 में, है ना, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, है ना, वन का विस्तार था। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या 20.60%? तो याद रखना है सर कि 19.27, है ना, क्या जी, 19.27 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार
कितना है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र जो है ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 20% या फिर 7%। तो ध्यान रखिएगा बिहार में केवल 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिला में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ना? देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है आपको 60.11% है। कितना है सर? 60.11% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ग ऑप्शन, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है 3 वर्गों में कि 4 वर्गों में कि 5 वर्गों में? तो याद रखना है सर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का सामने है वह है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? यानी कि जो पहले वन क्षेत्र था वो अब कृषि भूमि में बदल गया है। वो कितना प्रतिशत भूमि है? तो याद रखना है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर ऐसा जो वन क्षेत्र है वो भूमि में परिवर्तित हो गए हैं। याद हो जाएगा आपको लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है ना? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो याद रखना है कि संविधान का धारा 21 का जो संबंध है वो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वह है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो याद रखना है 4 अरब हेक्टेयर। कितना सर? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। जो अगला क्वेश्चन है वह है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखना है 1968 में वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था सर। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो याद रखना है जी कौन सा है? घड़ियाल वह जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो सबको याद होना चाहिए। कौन है जी? मोर है। कौन सा है? मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। जो बच्चा अभी सेशन में नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ही इम्पोर्टेंट आपका सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताया जाएगा। ऐसे ही बताया जाएगा बिना किसी बाधाओं के। जैसे बाधा मतलब इन द सेंस बिना किसी बकवास किए, इधर उधर का बात किए, एकदम टू द पॉइंट, थ्रोली द पॉइंट, एकदम क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्त पढ़ने से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, पढ़ने से ही आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बिना पढ़े हमको पढ़ाई भी हो जाए और मज़ा भी आ जाए और रिजल्ट भी आ जाए और सिलेक्शन भी हो जाए, तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है दोस्त, है ना। इसीलिए अगर मन से पढ़ना है तो मज़ा वाली जो कहानी आपके दिमाग में चल रही है उसको पीछे रख दें, बाहर कर दें और एकदम दिमाग
एकत्रित करके, कॉन्संट्रेट करके, जैसे हम बोल रहे हैं धीरे धीरे लाइन बाय लाइन प्रश्न को बता रहे हैं, वैसे वैसे ध्यान से सुनिए। आप दिमाग में एक बार में ही फिट कर लीजिए, है ना। दिमाग में एक बार फिट कर लीजिएगा, फिर पूरे ज़िंदगी काम देगा, है ना, भुलाने वाला नहीं है। कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ 10th से लेकर IAS तक कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें क्वेश्चन यहीं से स्टैंडर्ड से उठता है। मतलब इससे आगे भी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है इसी से थ्रू आगे लिंक रहता है, ठीक है। इसलिए इसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, आगे आपको कभी कठिनाई होने वाला नहीं है। इसीलिए मज़े के फेर में ना रहिए और वीडियो को ध्यान से अच्छे तरह से पढ़िए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है ना। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है सर? तो सुंदरबन में है। कहाँ है? सुंदरबन में है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टैक्सोल का उपयोग होता है ना। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए। तो याद रखना है सर कि टैक्सोल का उपयोग हम लोग कैंसर के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि चरक का संबंध किस देश से है ना। चरक का संबंध किस देश से है? तो याद रखना है कि चरक का संबंध भारत से है। किससे है सर? चरक का संबंध भारत से है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि भारत में सबसे अलग, है ना, स्क्रीन थोड़ा जूम कर दिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने खनिज पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो 50, 100, 150 या 200। तो याद रखना है कि 100 खनिज लगभग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त कह रहा है, अलौह युक्त और लौह युक्त, मतलब लोहा उसमें उपस्थित हो। तो याद रखना है मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए अधात्विक खनिज पूछ रहा है ना, धातु नहीं हो, अधात्विक खनिज। तो आपको याद रखना है अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है और अलौहयुक्त खनिज भी है ना सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किन खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है? किन खनिज को? तो याद रखना है लोहा को। किसको सर? लोहा को खनिजों की जननी माना गया है। किसको? लोहा को खनिजों की जननी माना गया है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वह है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन एक प्रकार है? तो याद रखना है हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। यानी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट होता है ना, ये सब लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादक करता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत करता है? तो 20% छत्तीसगढ़ करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो याद रखना है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है सर? तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ना? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किन खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किन खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? तो याद रखिएगा उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, अल्मुनियम बनाने के लिए किन खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना है अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश में तांबे की कुल भंडार कितनी है? तो देश में तांबे की कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितनी है सर? 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो याद रखना है सर बिहार झारखंड में देश का 80%, ऑप्शन ग हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का
जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वह क्या है सर? तो वह है सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर। क्या हो जाएगा सर? सीमेंट उद्योग में आपका हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वह है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है ना? तो अब याद होगा आपको, असम के डिगबोई में है ना खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार उपस्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? तो याद रखना है तारापुर में। किसमें सर? तारापुर में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं सर, तो कोयला हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम गैस है जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कौन नहीं है? विद्युत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा सर? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपका जो क है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका ख ऑप्शन झारखंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है सर? एंथ्रासाइट। और सबसे बेकार क्वालिटी का सर? पीट होता है। सबसे बेकार क्वालिटी का है तो पीट हो जाएगा, लेकिन कह रहा है सर्वोत्तम सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए सर मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए सर, या फिर खनिज तेल शोधक कारखाना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो याद रखना है भारत का असम के डिगबोई में है। कहाँ है? असम के डिगबोई में है। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखना है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है दोस्त, है ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो याद रखना है दक्षिण भारत तुंगभद्रा याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्त? तुंगभद्रा याद रखना है। क्या याद रखना है? तुंगभद्रा याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। कौन सा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण? तो याद रखना है बरौनी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वह है जादूगोड़ा। कहाँ है सर? जादूगोड़ा में है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर हो जाएगा। कौन सा सर? तारापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो याद रखना है वो अनुकूल परिस्थितियाँ खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। इस प्रकार से दोस्त हम अपने अध्याय के प्रथम चैप्टर का जो क ख ग अंग जो है वहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब समय चूँकि लंबा सेशन होने जा रहा है, इसीलिए बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में पार्ट 2 करके बनेगा। इसीलिए यहाँ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।